राम मेरे किसान भाइयों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं जब इजराइल गया तब हमारे को वहाँ एक सोइल सोलराइजेशन के बारे में जानकारी दी गई थी। हम वहाँ तकनीक आधारित संरक्षित खेती जैसे पोली हाउस या नेट हाउस के बारे में हमारे को जानकारी लेने के लिए हम गए थे। भारत सरकार ने मेरे को वहाँ 15 रोज का टूर करवाया और वहाँ जो हमारे को जानकारी मिली, बहुत अच्छी जानकारी मिली। और यहाँ आने के बाद में हमने जो संरक्षित खेती चालू की तो शुरू में तो हमारी कोई समस्या नहीं आई, परंतु 1 या 2 साल के बाद में कई बीमारियों का प्रकोप हमारे जो पोली हाउस था उसके अंदर अटैक हो गया। तो उसको निजात पाने के लिए जो हमारे को इजराइल में जिस टाइम पर हमारे को सोइल सोलराइजेशन के बारे में जानकारी दी थी, परंतु वो सोइल सोलराइजेशन होता क्या है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूर्य की किरणों के द्वारा जो अपने ज़मीन जो पोली हाउस के अंदर होती है उसमें अच्छी तरह से पानी दे करके एक 25 से 30 माइक्रोन शीट से कवर्ड किया जाता है, जिससे बाहर का टेम्परेचर 40 से 45 होता है तो अंदर का टेम्परेचर ऑटोमेटिक ही उसमें 60, 65 या 70 डिग्री हो जाता है। जिससे क्या होता है कि जितनी भी प्रकार की उस ज़मीन में बीमारियां होती है, फंगस से संबंधित, निमाटोड से संबंधित, या जो खरपतवार होता है, अपना सबसे बड़ा किसान का दुश्मन खरपतवार होता है, तो सारा का सारा ना तो फिर बाद में खरपतवार उगता है, ना कोई किसी प्रकार की फंगस होती है, ना कभी 1 साल तक निमाटोड का प्रकोप होता है। तो मैं तो मानता हूँ कि संरक्षित खेती के लिए अगर रामबाण इलाज मानते हैं तो हम जो भी किसान इस सोइल सोलराइजेशन को करते हैं वो कभी भी आज दिन तक किसी का पोली हाउस घाटे का सौदा नहीं हुआ। और जो किसान बोलते हैं कि ये पोली हाउस तो घाटे का सौदा है, तो जिस किसान ने अगर सोइल सोलराइजेशन नहीं किया, मेरा भी मानना है कि वो घाटे का सौदा ही होगा, क्योंकि उससे अगर बीमारियां ही कंट्रोल नहीं होगी तो वो आगे उस बीमारी को कंट्रोल करने में जो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है वो बहुत मायूस हो जाता है उस टाइम पर किसान। और अब जब उसके पास में पैसा ही नहीं आता तो उसको मतलब वो चीज़ बुरी लगने लग जाती है। तो मैं आप सब किसानों को मेरे माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी किसान संरक्षित खेती से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे सोइल सोलराइजेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे अपन अपनी फसल को बचा सकते हैं, अपने पोली हाउस को बचा सकते हैं, बीमारियों से निजात पा सकते हैं। साथ में ही मैं जो परंपरागत खेती में जो बाहर ओपन की खेती करने वाले किसान हैं उन किसानों से भी अपील करता हूं कि वो भी गर्मियों के दिनों में जो मई जून का महीना होता है उसमें बाहर ओपन में थोड़ी सी दूर में सोइल सोलराइजेशन करके देखे। फिर उसका आपको अगले साल जो परंपरागत खेती में जो भी फसल लगा रहे हैं उसको लगा करके देख लेना आप। उसको आपको खुद को महसूस होगा कि अगर मैं रेगुलर आज से जब से खेती कर रहा था तब से मैं अगर सोइल सोलराइजेशन करता तो मेरे को बहुत बड़ा अलग से फायदा होता। और साथ में जो इसकी जो सोलराइजेशन करते हैं उससे पहले की जो क्रियाएं होती है उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप जो जमीन में रेगुलर अपन फसल लेते हैं तो पहले अपने वैज्ञानिक अपन को हरी खाद के बारे में ज़्यादातर जानकारी देते थे, क्योंकि वो फसल चक्र होता था। तो इसमें हम ज़्यादातर गंवार या ढेंचा ही हरी खाद में रूप में काम में लेते थे, परंतु मैं पिछले 3-4 साल से जो मोटे अनाज में जो बाजरा होता है उसकी मैं हरी खाद करता हूँ, क्योंकि वो 1.5 महीने में 5 या 6 फीट तक आ जाता है। और जो उसकी जड़ें मोटी होने के कारण से जो जमीन में अपने एक्स्ट्रा जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो बच जाता है उन सबको वो अपने अंदर सोख लेता है और जो उसको कार्बन के रूप में उपलब्ध करवा देता है। तो उस जो बाजरे की फसल है उसको 4 या 5 फीट होने के बाद में आप अपने जो भी रोटोवेटर है उससे अच्छी तरह से जमीन में मिला दे। और मिलाने के बाद में जो भी आपके पास में गोबर की खाद अगर सड़ी गली भी नहीं है, अगर सोइल सोलराइजेशन से पहले तो आप ताज़ा खाद भी अगर उसमें डाल करके सोइल सोलराइजेशन लगा देते हैं तो वो खाद पूरी की पूरी पक जाती है, क्योंकि उसमें हिट हो जाती है। और जो भी किसान इस क्रिया को करना चाहता है तो उससे पहले वो हरी खाद अवश्य करे, क्योंकि उसमें जो कार्बन की कमी हो जाती है वो कार्बन की कमी केवल हरी खाद से ही होती है। साथ में आप अगर सोलराइजेशन के बाद में अगर कोई वर्मी कंपोस्ट खाद डालना चाहते हैं तो वो सड़ा गला
या कंपोस्ट किया हुआ खाद ही डालें, अन्यथा उस खाद के साथ में आपके और कोई बीमारी आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो मैं आप सब किसानों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी कच्ची गोबर की खाद डालनी है वो सोइल सोलराइजेशन से पहले डालें। अगर आप बाद में डालते हो तो वो सोइल सोलराइजेशन के बाद में वर्मी कंपोस्ट खाद या फिर सड़ी गली खाद ही उपयोग में ले। इसके साथ में ही जो आप सीट लगाते हो उससे पहले जो भी आपके खेत में या पोली हाउस में जो आपकी लेटर लाइन होती है उसको आपको पूरे खेत में फैलाना है। और उसके बाद में आपको जो भी आपके पास में फंवारा विधि है तो उस फंवारा विधि से अच्छी तरह से आपको उतनी मात्रा में पानी देना है कि जो आपके पानी बहने लग जाए। और साथ में ही जैसे जैसे फंवारा आगे चलता जाए उसके बाद में पीछे से आप जो 25-30 माइक्रोन की शीट को लगाते हो उसको लगाने का तरीका बहुत अच्छी सावधानी से बरतें, क्योंकि उसमें जो पैकेजिंग करते हो उसमें आप लोग जो लापरवाही करते हो वो लापरवाही नहीं करें। क्योंकि जिम्मेदार आदमी जो होते हैं ना वो काम अच्छा करते हैं, तो आपके विश्वास पात्र लोगों से ही वो पन्नी लगवाएं। पन्नी पहले हम मिट्टी के द्वारा ही दबाते थे, परंतु आजकल हम ये जो एक टेप आती है जो पैकेजिंग में काम में ली जाती है, तो इस साल से हम वो टेप लगा रहे हैं। टेप लगाने से क्या होता है कि जो ज़मीन की हिट होती है वो कहीं से लकीज नहीं होती, उसमें हिट बन जाती है। तो आप सब लोग बाग अब मिट्टी ना डाल करके वो टेप ही लगाएं। कुछ पैसा ज़्यादा लगता है, परंतु जो सोइल सोलराइजेशन का तरीका है उसमें टेम्परेचर कम से कम 4 या 5 डिग्री ज़्यादा होता है। और इसमें जो सोलराइजेशन होने के बाद में सीट लगाएं, तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक इसको लगा करके रखें। और आप टेम्परेचर का ध्यान रखें कि टेम्परेचर आपके जो सोइल सोलराइजेशन होते हुए टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री के लगभग ही रहे। अगर इससे कम टेम्परेचर रहता है तो आपको थोड़ा सा लंबे टाइम तक लगाए रखना है। उसके बाद में आपको उसको हटा करके जो भी आपको क्रियाएं करनी हैं, बाजोत करनी है या बेड बनाने हैं, उसके बाद में ही फसल लगाएं। और फसल लगाने से पहले थोड़ा सा आप चारों तरफ जो भी बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं जैसे चिपक कार्ड या ट्राइकोडर्मा या बवेरिया बेसियाना, वो चीज़ें भी ज़रूर उपलब्ध करें, जिससे क्या है कि उसमें कोई अगर चुटमुट अगर कोई कीड़ा बचा हुआ है तो वो उसके चिपक करके ख़त्म हो जाता है। सोइल सोलराइजेशन होने के बाद में अपन ये समझे कि अपने दुश्मन कीट ही मरे हैं, दुश्मन कीटों के साथ में अपने मित्र बैक्टीरिया या कीट भी मर जाते हैं। तो उनको वापस अपन किस अवस्था में अपनी ज़मीन में पॉपुलर करें तो उसका मैं वीडियो बना करके आपको बताऊंगा कि जो भी बैक्टीरिया बेस जितने भी प्रकार के अपने पास में हैं उसको किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है। कुछ वर्मी कंपोस्ट खाद में मिला करके देना पड़ेगा, कुछ को अपन गुड़ या पानी में मिला करके उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा मैं अगले वीक में सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और जो किसान इस वीडियो को देखे वो दूसरे किसानों को जरूर बताएं। धन्यवाद।